90 का दशक महाराष्ट्र, कोल्हापुर और आसपास के इलाकों में कुछ अजीब घटनाएं हो रही थी। लोगों में दहशत और डर का माहौल था। कई माता पिता अपने बच्चों को बाहर अकेले भेजने से डरने लगे थे। एक व्यक्ति जिन्होंने ये सब अनुभव किया था, उनके अनुसार अगर बच्चे घर से बाहर खेलने जाते या ट्यूशन के लिए भी जाते तो माता पिता चिंतित हो जाते और ये सुनिश्चित करते कि उनके साथ कोई बड़ा व्यक्ति जरूर जाए जो उन पर नजर रख सके। यहाँ तक कि बच्चों को शाम को अकेले जाने से भी डर लगने लगा था। कई बच्चे कोल्हापुर और इसके आसपास के क्षेत्रों से रहस्यमय ढंग से गायब हो रहे थे, जिससे कई माता पिता और उसके आसपास के लोगों में काफी खौफ और आतंक का माहौल फैल गया था। और ये आतंक फैलाया था 3 महिलाओं ने। आज का केस 90 के दशक का सबसे चर्चित और भयावह केस में से एक है, जिसने न सिर्फ महाराष्ट्र में बल्कि पूरे देश में डर और खौफ का माहौल पैदा कर दिया था। ये रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी है अंजना बाई और उसकी 2 बेटियों रेणुका और सीमा गवती की, जिन्हें खुद उनकी मां ने जुर्म की दुनिया में धकेला था और वो बन गई भारत में ऐसी सजाए मौत पाने वाली पहली महिला कैदी। अंजना बाई और उनकी 2 बेटियां रेणुका और सीमा ने करीब 90 के दशक में 40 से ज़्यादा छोटे बच्चों को किडनैप किया और फिर उनकी बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी। लेकिन आखिर इन महिलाओं ने ऐसा किया क्यों? वे खुद भी किसी की माँ थी और किसी की बेटी थी। आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ जो वो इस हद तक पहुंची? आइए जानते हैं। अंजना बाई जो कोल्हापुर की रहने वाली थी, जब उसकी पहली बेटी रेणुका हुई तो उसके पहले पति ने उसे छोड़ दिया। तब अंजना बाई ने दूसरी शादी मोहन गवित नाम के आदमी से की, जिससे उसकी दूसरी बेटी सीमा हुई। अंजना बाई बहुत कम उम्र से ही छोटे मोटे क्राइम करके अपनी जिंदगी का गुजारा करती थी। अंजना बाई लोगों की जेब काटती थी और औरतों के गहने चुराती थी और इससे जो पैसा मिलता था उसी से अपना जीवन यापन करती थी। ये लोग अक्सर भीड़ भाड़ वाली जगहों पे, फेस्टिवल में और फेमस टेम्पल के आसपास ही अपने क्राइम्स को कमिट करते थे, जहाँ पर वो कीमती सामान और गहने चोरी करते और उससे मिलने वाले पैसों से अपना जिंदगी का गुजारा करते थे। अंजना के खिलाफ ऐसे करीब 125 से ज़्यादा मामले दर्ज थे, जिसमें उसने इसी तरह के छोटे मोटे क्राइम कमिट किए थे। और अंजना का पति मोहन इस तरह के रोज के पुलिस के चक्करों से परेशान हो गया था और अंजना को छोड़ उसने एक दूसरी महिला जिसका नाम प्रतिमा था, उससे 1990 में शादी कर ली थी। मोहन की दोबारा शादी करने की वजह से अंजना बाई में बहुत गुस्सा भरा हुआ था और वो मोहन और प्रतिमा से बदला लेने की सोचने लगी थी। इसलिए अंजना बाई ने अपनी दोनों बेटियों रेणुका और सीमा के साथ मिलकर मोहन और प्रतिमा की बड़ी बेटी यानी कि कांति गवती को किडनैप कर उसकी हत्या करने की प्लानिंग, और वो ऐसा करने में सक्सेसफुल भी हुई। लेकिन जो काम इन्होंने मोहन से बदला लेने के लिए शुरू किया था, उन्हें नहीं पता था कि वो एक ऐसी सीरियल किडनैपिंग और सीरियल किलिंग में बदल जाए। मोहन की दूसरी बीवी प्रतिमा को इन तीनों पर शक हो गया था और इसीलिए उसने अपनी बड़ी बेटी की किडनैपिंग के लिए पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई, जिसके लिए उसने इन तीनों को जिम्मेदार ठहरवाया। अंजना, रेणुका और सीमा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज होने के बाद कुछ समय के लिए तो अंडरग्राउंड हो गए। अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियों में अभी भी काफ़ी गुस्सा भरा हुआ था मोहन और उसकी बीवी के खिलाफ। तो कुछ समय बीत जाने के बाद वो फिर से प्लानिंग करते हैं उनकी छोटी बेटी को किडनैप कर उसकी हत्या करने का। लेकिन इस बार ऐसा करते वक्त वो पकड़ी जाती है। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसा पता चला जिसकी उम्मीद शायद पुलिस ने भी नहीं की थी। पुलिस ने जब कोल्हापुर में इनके घर की तलाशी ली तो पुलिस को इनके घर से कई छोटे बच्चों के कपड़े मिले। यहाँ तक कि कई फोटोग्राफ्स थे जो रेणुका के बच्चों की बर्थडे पार्टी के थे। उसमें उन्हें कुछ और बच्चे दिखाई दिए जो आसपास के क्षेत्र के तो नहीं थे, और कुछ ऐसे कपड़े भी बरामद हुए जो रेणुका के बच्चों के नहीं थे। इन सब सबूतों को देखकर पुलिस समझ गई कि मामला यहाँ एक से ज़्यादा छोटे बच्चों की किडनैपिंग का है, और इसके बाद इन तीनों औरतों के घिनौने क्राइम से पर्दाफाश होता है। पुलिस ये तो जानती थी कि ये एक पॉकेट मार गैंग है जो कई और पैटी क्राइम भी करते हैं, लेकिन वो बच्चे कौन थे और इनका क्या मकसद था इन बच्चों को किडनैप करने के पीछे? इसके बाद एक ऐसी कहानी का पता चलता है जो काफ़ी डिस्टर्बिंग है। 1983 में रेणुका, जो अंजना बाई की बड़ी बेटी थी, एक शख्स से मिलती है जिसका नाम किरण शिंदे था और 1989 में उसे शादी भी कर लेती। लेकिन रेणुका की ये दूसरी शादी थी और उसे पहली शादी से एक बेटा भी था। रेणुका और किरण अब साथ में मिलकर चोरियां करते थे। वो फेस्टिवल्स के दौरान पब्लिक प्लेसेस पर या फेमस टेम्पल के बाहर चेन स्नैचिंग करते और फिर उसे बेचकर उनसे पैसों से अपनी जिंदगी का गुजारा करते थे। 1990 में एक बार ऐसे ही रेणुका अपने बेटे आशीष के साथ एक मंदिर गई हुई थी चोरी करने के इरादे से। मंदिर में काफी भीड़ थी और रेणुका ने भी इस वादा का फायदा उठाते हुए एक व्यक्ति का पर्स चुराने की कोशिश की, लेकिन इस दौरान वो पकड़ी गई। लेकिन रेणुका ने पकड़े जाने पर रोना धोना और चिल्लाना शुरू कर दिया। इनफैक्ट वो उस व्यक्ति को ही भला बुरा कहने लगी और अपने आप को बचाने के लिए उसने अपने छोटे बेटे को आगे कर दिया और कहने लगी उसके हाथ में तो
उसका छोटा बेटा है, वो ये पर्स कैसे छीन सकती है। अब वहाँ मौजूद लोगों को भी उससे सिंपत्ति होने लगी और उन्हें लगा कि शायद रेणुका सच बोल रही है। और वैसे भी एक औरत के साथ छोटे बच्चे को देखकर वहाँ मौजूद लोगों ने उसे जाने दिया। रेणुका को अब इस बात से ये समझ में आ गया था कि साथ में छोटा बच्चा होने की वजह से लोगों को उससे सहानुभूति हुई और वो बच पाई। रेणुका ने ये सारा किस्सा घर पहुंचकर अपनी माँ अंजना और अपनी बहन सीमा को बताया कि साथ में बच्चा होने की वजह से कैसे वो बच पाई। पुलिस इन तीनों माँ बेटियों को इस तरह की वारदात करते हुए कई बार पकड़ चुकी थी और जेल जाने से बचने के लिए, कानून से बचने के लिए इन तीनों माँ बेटियों को पुलिस को कई बार रिश्वत देनी पड़ती थी। इसलिए इन्होंने सोचा कि जब भी वो किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर चोरी करने जाएंगी या कोई क्राइम कमिट करने जाएंगी तो वो अपने साथ में किसी छोटे बच्चे को ले जाएंगी ताकि वो वहाँ मौजूद भीड़ को डिस्ट्रैक्ट कर सके और वो बच्चे को एक वेपन की तरह यूज कर सके अपने आप को बचाने के लिए। अब इसलिए इन्होंने 5 साल से छोटे बच्चे को किडनैप करने का प्लान बनाया। ये अक्सर ऐसे बच्चों को किडनैप करती थी जो स्ट्रीट्स पर रहते थे, जो पुअर फैमिली से आते थे, जिनके पेरेंट्स उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट पुलिस में नहीं करवाते थे या उनके पास इतने रिसोर्सेस नहीं होते थे कि वो अपने बच्चों को ढूंढ सके। वो बच्चों को किडनैप कर उनसे कई और क्राइम भी करवाती थी, उनसे भीख मंगवाती थी और फिर अपने आप को बचाने के लिए उन्हें यूज़ करती थी। उनका मकसद था छोटे बच्चों को अपने फ़ायदे अनुसार यूज़ करना और जब वो बच्चे उनके काम के नहीं होते थे तो वो उनसे आसानी से छुटकारा पा सकती थी। और उन्हें लगा कि यही एक तरीका है जिससे वो चोरी करते हुए पकड़ी भी गई तो वो किसी तरह से बच सकती है। तो इसी घटना के बाद से अंजना बाई और उसकी दोनों बेटियों जब भी कोई चोरी करने या कोई क्राइम करने जाते तो वो अपने साथ छोटे बच्चों को साथ ले जाते। वो लोग सिचुएशन के हिसाब से छोटे बच्चों को अपने बचाव के लिए यूज़ करते थे। 1990 से लेकर 1996 तक इन तीनों औरतों ने 13 छोटे बच्चों को जो 5 साल से कम एज के थे उन्हें किडनैप किया और पुलिस के अकॉर्डिंग करीब 9 बच्चे ऐसे थे जिनकी उन्होंने हत्या कर दी और उनकी बॉडी को कोल्हापुर के ही आसपास के इलाकों में 5 जगहों पर फेंक दिया। कोल्हापुर पुलिस ने तीनों को 1996 में अरेस्ट कर लिया था। पुलिस ये मानकर चल रही थी कि ये क्राइम इन तीनों ने इन 6 सालों के अंदर ही किए, लेकिन ये सब बहुत पहले से चल रहा था। रेणुका का पति किरण का कहना था कि एक बार उसकी पत्नी काउंट कर रही थी कि आखिर उसने कितने बच्चों को मारा है और उस औरत को ये याद भी नहीं था कि आखिर उसने कितने बच्चों की जान ली है। अंजना बाई, रेणुका और सीमा के खिलाफ जो पहली हत्या का केस साबित हुआ था वो था करीब 1.5 साल के छोटे बच्चे का जिसे इन्होंने किडनैप किया था रास्ते से, जो किसी भिखारी का बेटा था। उसका नाम संतोष था। अंजना बाई ने सीमा को बचाने के लिए उसे एज ए डिस्ट्रैक्शन यूज़ किया था। सीमा एक बार एक आदमी का पर्स चुराते हुए पकड़ी गई और फिर उस आदमी ने उसे पकड़कर पीटना शुरू कर दिया। तभी सीमा की मां अंजना बाई ने उस छोटे बच्चे को जोर से एक सड़क पर पटक दिया जिससे बच्चे का सिर फूट गया और उसका खून बहने लगा और बच्चा दर्द से चिल्लाने लगा और वहां मौजूद भीड़ का ध्यान सीमा से हट गया और वो बच्चे के आसपास इकट्ठा हो गए और उसे देखने लगे और अंजना बाई और उस छोटे बच्चे को सांत्वना देने लगे। मौका पाकर सीमा वहां से फरार हो गई और इसके बाद भी रेणुका के कहने पर और चोरियां करने बस स्टेशन पर जाते हैं जहां ये लोग कुछ और क्राइम करते हैं। लेकिन इस दौरान संतोष काफ़ी रोने लगा था क्योंकि उसका सर फूट चुका था और उसके सर से काफ़ी ब्लीडिंग हो रही थी। तब अंजना बाई ने कहा कि ये बच्चा अब उनके और काम का नहीं है और हो सकता है कि इसी की वजह से वो लोग पकड़े जाए। अंजना बाई ने उस बच्चे का मुंह दबाकर उसका सिर लोहे की रॉड से दे मारा जिससे उसके सर पर और भी गहरी चोटें लगी और बच्चा ऑन द स्पॉट ही मर जाता है। जिसके बाद अंजना बाई अपने कपड़े को पास ही एक नल से धो लेती है और जबकि बच्चे की बॉडी को कुछ पुरानी रिक्शाओं के आसपास छोड़ देती है और बाद में ये तीनों औरतें धर्मशाला वापस आ जाती है जहां वो रुकी हुई थी। अगले दिन जब संतोष की डेड बॉडी वहां के आसपास के लोगों को मिलती है तो पुलिस स्टेशन में जानकारी दी जाती है, लेकिन पुलिस को इस केस से रिलेटेड कोई भी जानकारी नहीं मिलती तो इस केस में कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होती। ये सिर्फ एक मामला नहीं था जिसमें इन तीनों ने बच्चों को इतनी निर्ममता से मारा हो। ऐसा ही इन्होंने 2 साल के बच्चे के साथ किया जिसे इन्होंने उल्टा लटका दिया और फिर इसे दीवार से पटक पटक कर मार डाला था। जिसके बाद ये तीनों काफ़ी हंसी थी और फिर वड़ा पाव खाने के लिए चली गई थी। एक बच्चे को तो रेणुका और सीमा ने बाथरूम में ही डुबाकर मार डाला था और इसी के साथ एक 2.5 साल की बच्ची को मारकर इन्होंने बैग में भर दिया था और फिर ये तीनों मूवी देखने के लिए चली गई थी। मूवी ख़त्म हुई तो इन्होंने उस बैग को लेडीज़ टॉयलेट में छोड़ दिया था। प्रोसिक्यूशन के हिसाब से अंजना बाई, रेणुका और सीमा और रेणुका का पति किरण शिंदे, इन चारों ने मिलकर 13 बच्चों को किडनैप किया जिसमें से 9 बच्चों की इन्होंने हत्या कर दी थी। ये सारे क्राइम इन्होंने 1990 से लेकर 1996 के बीच कमिट किए थे।
कोर्ट में ट्रायल शुरू होने से पहले रेणुका का पति किरण शिंदे एक सरकारी गवाह बन गया था और इसीलिए उस पर से सारे चार्जेस हटा दिए थे और कोर्ट ने उसे माफ़ कर दिया था। वहीं अंजना बाई की 1997 में ट्रायल शुरू होने से पहले ही जेल में मौत हो चुकी थी। 2001 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने दोनों बहनों को कई केसेस में गिल्टी माना और दोनों को इसके लिए सजाए मौत दी गई। भारत देश के इतिहास में वो ऐसी दूसरी औरतें थीं जिन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। हालांकि इनके खिलाफ 9 केस हत्या के दर्ज थे, लेकिन पुलिस केवल 5 मामलों में ही सबूत जुटा पाई थी। इसलिए ये केस फिर से जब अपील के लिए हाईकोर्ट पहुंचा तो वहां केवल 5 हत्याओं में ही इन्हें दोषी पाया गया। इसके बाद दोनों बहनों ने राष्ट्रपति से दया की गुहार लगाई, जिसे राष्ट्रपति ने 2014 में रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन उनकी दया याचिका का फैसला आने में बहुत देरी हो गई थी, जिस वजह से बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2022 को उनकी डेथ पेनल्टी को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है। इसका मतलब है रेणुका और सीमा जब तक जीवित है तब तक पुणे की यरवदा जेल में ही रहेंगी।